पवन खेरा 5 अप्रैल 2026 की तारीख को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद वो असम के गुवाहाटी पहुंचते हैं। वहां पर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इसके बाद एक हंगामा मचना शुरू हो जाता है। हिमंता बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री, अमित शाह साहब के लाडले मुख्यमंत्री, आलम ये कि ऐसा लगता है मानो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। हालांकि हिमंता बिस्वा शर्मा अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों का जवाब देते हैं और ये धमकी भी देते हैं कि 48 घंटे के भीतर वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। और फिर कल की तारीख यानी 6 अप्रैल 2026 की तारीख एक एफआईआर दर्ज होती है और फिर आनन फानन में मुस्तैदी नजर आती है असम पुलिस की। असम पुलिस कहूं या फिर कि ज्ञानेश कुमार की पुलिस कहूं, और फिर जिक्र तो शाह साहब की भी पुलिस का होगा। असम की पुलिस को मैंने ज्ञानेश कुमार की पुलिस इसलिए कहा क्योंकि आचार संहिता लागू है। इस वक्त हिमंता बिस्वा शर्मा के अंडर में वो पुलिस काम नहीं कर रही है, लेकिन उधर एफआईआर दर्ज होती है और मुस्तैदी के साथ असम की पुलिस दिल्ली पहुंचती है। ना सिर्फ दिल्ली पहुंचती है बल्कि पवन खेरा के घर पे छापेमारी करती है, कुछ चीजें वो वहां से सीज करती है। इस बात का जिक्र खुद असम पुलिस ने किया है। दिल्ली पुलिस को साथ लेकर के वो पवन खेरा के यहां पहुंची थी, पवन खेरा को गिरफ्तार करने पहुंची थी, ऐसी लोग आशंका जता रहे हैं। क्या चल रहा है ये सब कुछ? और हिमंता बिस्वा शर्मा की भाषा, क्या वो उस बौखलाहट का परिचय नहीं दे रही है? आज यही सब जानने समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल, आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है सौरभ भाई। सौरभ भाई, बहुत बहुत स्वागत है। सौरभ भाई, सबसे पहले तो सवाल भाषा का। हिमंता बिस्वा शर्मा कभी पेड़ा, कभी पे डाट लू डाट का, बीच में एक बिंदी आप लगा लीजिए, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हिमंता लगातार कर रहे हैं पवन खेरा को लेकर के। ये भाषा अपने आप में क्या बताती है? क्या पवन खेरा ने जो आरोप लगाए, तो जहां पर तथ्यों के साथ उसका जवाब देना चाहिए था, उसके बजाय असम पुलिस का इस तरीके का एक्शन और हिमंता की भाषा का इस तरीके से बिगड़ना, क्या एक ये कहानी नहीं बयां कर रहा कि एक बौखलाहट तो है, बैकफुट पर तो है कहीं ना कहीं हिमंता? देखिए, बिल्कुल, एक तो चुनाव का वक्त है, तो उसके चुनाव के बिल्कुल बीच में या एकदम कहेंगे शुरुआत में ही आरोप लगे हैं, और वो भी चीफ मिनिस्टर पे और उनकी पत्नी पे भ्रष्टाचार के लगे हैं, 3-3 पासपोर्ट रखने के लगे हैं। तो बौखलाहट तो साफ तौर पे नजर आ रही है। लेकिन बात यह है कि आप सोचिए कि एक जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है उस पर आरोप लगे हैं और जांच उसकी होनी चाहिए। उल्टा हो ये रहा है कि असम पुलिस आ रही है दिल्ली, जिसने आरोप लगाए हैं उससे पूछताछ करने। हालांकि पुलिस कह रही है पूछताछ करनी थी, लेकिन कांग्रेस के कई लोग कह रहे हैं कि गिरफ्तार करने आई थी पुलिस। और पवन खेड़ा नहीं मिले। बाकी पुलिस का कहना है कि हमें कुछ सीज भी किया है कुछ वहां पे। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। या आप ये सोचिए कि अभी असम पुलिस जो है वो चुनाव आयोग के अधीन है, यानी कि ज्ञानेश कुमार जो नहीं, असम की पुलिस ये कह रही है कि कुछ संदेहास्पद चीजें मिली हैं हमें और हम उसका खुलासा नहीं कर सकते, हमने उसको स्विच किया। अरे भाई, बोल दो, बता दो क्या मिला है। आप ऐसे सोचिए कि अगर मान लिया अभी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी अगर चाहे तो वो अपनी पुलिस को भेज सकती है भी किसी दूसरे राज्य में विपक्ष के नेता को गिरफ्तार करने, पूछताछ करने। नहीं, बिल्कुल नहीं, आचार संहिता लागू हुई है। हाँ, तो लेकिन इसमें ऐसा लग रहा है बिल्कुल कि जो असम पुलिस है वो सीएम के कहने पे ही काम कर रही है। और कल सीएम ने कहा नहीं, यही कहानी भी तो बता रहा है कि भाई ज्ञानेश कुमार इज इक्वल टू हिमंता, हिमंता इज इक्वल टू ज्ञानेश कुमार, और ज्ञानेश कुमार इज इक्वल टू बीजेपी, जो लोग कहते हैं। कल हिमंता ने जैसे ही पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो हिमंता ने बोला कि मैं करने जा रहा हूँ एफआईआर, और उसके बाद देखो क्या होता है फिर वो। हाँ, और वो गजब के कॉन्फिडेंस में थे, वो पेड़ा बना दूंगा, वो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो वो लग रहा था कि वो मान के चल रहे हैं कि भाई मेरी ही पुलिस है। अगर चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष होता और मीडिया निष्पक्ष होता, तो एक जो मुख्यमंत्री है जो चुनाव लड़ने जा रहा है और चुनाव है उसके राज्य में, तो अगर उस पर आरोप लगते हैं वो थोड़ा बैकफुट पे आता है और वो थोड़ा समझ के और सही तरीके से बात करता है। लेकिन आप सोचिए उनकी भाषा और ज्यादा खराब हो रही है, तो उन्हें, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसा कॉन्फिडेंस है कि जीत तो हमारी पक्की है, जीत हमारी निश्चित है, बाकी अब हम देखते हैं हम क्या करना है हमें। तो सोचिए कि भाषा तो मुझे बहुत खराब लगी। और सबसे ज्यादा अफसोसजनक ये है कि एक दूरदर्शन के एक बड़े
पुराने एंकर हैं वो उसको समर्थन कर रहे हैं, उसे आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, उन्हीं के खिलाफ जिस एंकर का आप जिक्र कर रहे हैं उनके खिलाफ जब एफआईआर हुई थी तो फिर यही दिल्ली पुलिस तो उनको बचाती हुई नजर आ रही हाँ। थी। तो सोचिए मतलब ये स्तर हो गया कि भाषा का, कि एक जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है वो एक विपक्ष के नेता को इतनी खराब भाषा में बात कर रहा है वो। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन जो आरोप लगे हैं इस पे अभी तक सही से जवाब नहीं आया है। आप सफाई तो दो कि 3 जो पासपोर्ट है वो है या नहीं है। एक तीन कंपनी की बात हो रही है, उसमें जो लेन देन की जो रकम है 52,000 करोड़ का आरोप लगाया है। सोचिए वो 52,000 करोड़ रुपए कितनी बड़ी रकम है। तो ये जनता तो देख ही रही होगी अभी कि चुनाव से पहले आरोप लगे हैं, तो जनता जो करेगी फैसला करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि उन आरोपों पर पहले जवाब देना चाहिए, उसके बाद कुछ तो हेमंता ने जवाब तो दिया है ना। हेमंता ने तो बताया है कि भाई ये फर्जी आरोप है, बेसलेस है, उन्होंने कुछ दस्तावेज भी दिखाया है। एक तो जैसे किसी पे भी आरोप लगते हैं तो वो ये कह देता है कि ये विपक्षी साजिश है। नहीं, हेमंता ने तो बकायदा कुछ दस्तावेज भी दिखाए हैं, लेकिन उनपे भी समीक्षा की जानी चाहिए उन दस्तावेजों का। हाँ, अब कांग्रेस को फिर बोलना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि ये झूठे। बाकी पवन खेड़ा कह रहे हैं कि मैं और सबूतों के साथ आऊंगा अभी मैं, लेकिन उससे पहले ही असम की पुलिस तो और सबूतों के साथ आ पाएंगे या उससे पहले ही पवन खेड़ा असम पुलिस की कस्टडी में होंगे? क्या लगता है आपको? अब मुझे लगता है कि जिस तरह से असम पुलिस एक्टिव है, क्योंकि दिल्ली में भी एक तरह से बीजेपी के अंडर में पुलिस है, असम पुलिस भी उनकी है, तो कहाँ बचने के रास्ता कहाँ बचते हैं? तेलंगाना है या कर्नाटक है, बस वही है। बाकी तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह से एक्टिव रही तो हो सकता है कि अरेस्ट भी करें। लेकिन अगर पवन खेड़ा आज की तारीख में तेलंगाना पहुंच गए और तेलंगाना की पुलिस असम की पुलिस को एंट्री नहीं देती है या गिरफ्तार नहीं करने देती है, तो इससे एक और नेगेटिव मैसेज नहीं जाएगा क्या कांग्रेस के खिलाफ? अच्छा, मैसेज तो जाना चाहिए असम पुलिस के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि आरोप आप पे लगे ना आरोप। आपकी पुलिस उल्टा जो आरोप लगा रही है उसके पीछे भाग रही है। नहीं तो आरोप तो पवन खेड़ा के ऊपर भी है कि भाई पवन खेड़ा ने फर्जी दस्तावेज दिए हैं, पवन खेड़ा ने फोटोशॉप कराया है। एक बात बताइए मुझे कि किस चुनाव में कौन सी पार्टी आरोप नहीं लगाती है, तो क्या पुलिस उसके पीछे भागने लगती है? तो फर्जी दस्तावेज दिखा करके ये संगीन आरोप, तो फिर ये तो गलत है ना? नहीं, गलत तो है। आप सोचिए कि अगर बीजेपी किसी पे आरोप लगाए, कितने आरोप लगाती है, संसद में तक आरोप लगाए हैं, तो क्या पुलिस उनके पीछे भागती है कभी? क्या ये बात मतलब भेदभाव तो है ही वो। और बाकी मुझे लगता है जिस तरह से पवन खेड़ा के समर्थन में कांग्रेस खड़ी है, अभी हमने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे से किसी ने सवाल किया, हाँ, वो पवन खेड़ा के सिर पे तलवार लटक रही है गिरफ्तारी की। तो उन्होंने कहा हम देख लेंगे, ऐसे केस हमने बहुत देखे हैं। हाँ, और नहीं उनसे डरते हैं क्या? एफआईआर से डरते हैं क्या? तो मुझे लगता है जिस कांग्रेस का अध्यक्ष जब इतनी खुली भाषा में और इतना समर्थन कर रहा है, तो पवन खेड़ा के हौसले इसीलिए ज्यादा बुलंद है वो। ठीक बात है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पूरी तरह से सपोर्ट में खड़ी है, बैक कर रही है पवन खेड़ा को। जैसे यूथ कांग्रेस का समर्थन राहुल गांधी ने किया था कि जो किया हम उसके समर्थन में हैं और हम आपके साथ हैं बिल्कुल, तो इसी तरह से अब पवन खेड़ा के समर्थन में कांग्रेस अभी। ठीक बात है, लेकिन एक चीज और समझने की जरूरत है, चूंकि हमने जिक्र किया ज्ञानेश कुमार की पुलिस का। ये जो सिस्टम है आज की तारीख में, एक इकोसिस्टम चुनाव का, जिसको लेकर के लोग कहते हैं कि भाई आप ये मान के चलिए कि आज की तारीख में चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रकोष्ठ है, उसी के तौर पे काम कर रहा है। और उसकी एक बानगी आज असम की पुलिस ने दिखा दी, क्योंकि ज्ञानेश कुमार की पुलिस है भाई इस समय। भाई ज्ञानेश कुमार की पुलिस और शाह साहब की पुलिस, दिल्ली वाली जो पुलिस है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, और जो असम की पुलिस है उस समय ज्ञानेश कुमार के हाथ में। तो क्या ये ज्ञानेश कुमार ने एक बार फिर से खुद को एक्सपोज नहीं किया है क्या? और एक चीज और याद करने की जरूरत है कि कल की ही तारीख में जो महाभियोग प्रस्ताव था विपक्ष का ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, उसको दोनों सदनों ने रिजेक्ट कर दिया, राज्यसभा से भी उपराष्ट्रपति ने और यहाँ से बिरला साहब ने। उसमें शायद 192 सांसदों के हस्ताक्षर थे। 193। सोचिए कि 100 देश के 193 सांसदों ने हस्ताक्षर किए, यानी कि वो चाह रहे हैं। अब आपने बिना उस पर ना कोई वाजिब कारण बताया और दोनों सदनों ने मना कर दिया, तो एक तरह ये भाजपा और ज्ञानेश कुमार की जो ये जुगलबंदी है, ऐसा नहीं लगता कि ये खुलकर के मैदान में आ गया कि हाँ हम साथ हैं, जो करना है कर लो? हाँ, ये बात ठीक है। जैसे पहले चुनाव आयोग पे या किसी भी पुलिस पे आरोप लगते थे पहले, ठीक है, विपक्ष आरोप लगाता था, लेकिन अब ऐसा मुझे पहली बार दिख रहा है कि जनता में पूरी तरह से मैसेज चला गया है कि चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के साथ है, और ये बहुत ज्यादा मतलब, और ये खुल करके भी सामने आ गए भाई कि अब हम हैं। हाँ, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए मुझे लगता है कि बहुत बड़ा खतरा है कि जब आपका सोचिए कि जनता में एक क्या होता है, पुलिस पे और चुनाव आयोग पे जो संस्थाएं होती हैं इन पे इकबाल होता है, अगर वही खत्म हो जाएगा तो फिर कोई भी, मान लो
जीत भी गई है, असम जीत गई बीजेपी, केरल जीत गई, लेकिन फिर पीछे लोग बात तो ये करेंगे कि चुनाव आयोग की वजह से जीती है। तो ये बहुत बड़ा मतलब खतरा है। और जहां तक मुझे पता है ना, जहां मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने जो इतनी खुल के जो अभी सामने आया है, पहले भी करता था। मुझे याद है कि 2022 में जब चुनाव था यूपी विधानसभा का, तो हम पूरे यूपी में घूमे थे, हर जिले में घूमे थे। और हमने अब भी मेरे सोशल मीडिया पे वो चीजें अब भी हैं वैसे जस की तस है वहां पे, कि हम उन्हें दिखा रहे थे कि जैसे हम मेरठ से शुरुआत की थी हमने। तो मेरठ में जैसे होता नहीं, आचार संहिता लग जाती थी, कोई पार्टी अपना पोस्टर बैनर कुछ नहीं लगा सकती। लेकिन हर जगह बीजेपी के पोस्टर लगे थे, बैनर लगे थे, मोदी जी दिख रहे थे इसमें, योगी जी दिख रहे थे। तो वो लगता है, लेकिन वो उनके खर्चे में जुड़ जाता है प्रत्याशियों नहीं लगता है। अब मैंने उसमें हर जगह देखा था, किसी और पार्टी का नहीं लगा था बिल्कुल वो। तो हमें ऐसा लग रहा था कि नहीं, पुराने पोस्टर होता क्या है कि जैसे आचार संहिता से पहले के जो पोस्टर्स हैं, उन तमाम पोस्टर्स को प्रशासन हटा देता है और उसके बाद जो भी नए वो लगते हैं वो खर्चे में जोड़ना पड़ता है। देखिए, हमने तो ये तक देखा है कि यूपी में ही देखा है, जब अखिलेश यादव की सरकार, हाँ, वो पुलिस प्रशासन हटा देती है उस पुराने जैसे जो वो लगे होते हैं ना, जो क्या बोलते हैं उसे, हरे कलर के जो बोर्ड होते हैं जिसपे किलोमीटर वगैरह लिखे होते हैं, अगर वहां पे भी अगर मुख्यमंत्री किसी का फोटो होता तो उस पर काले पोत दी जाती थी। वो होता है। इतना तक देखा हमने। लेकिन हमने ये देखा कि बीजेपी के पोस्टर जैसे के तैसे लगे हुए हैं बिल्कुल। वो हमने कई बार उसे टैग किया चुनाव आयोग को, और हर शहर में लगे थे। अगर कोई जैसे बाहर से आता दूसरे देश से और यहाँ घूमता तो उसे ऐसा लगता था कि चुनाव में सिर्फ बीजेपी चुनाव लड़ रही है, बस एक पार्टी चुनाव लड़ रही है, क्योंकि किसी और पार्टी के पोस्टर ही नहीं थे। तो ये चीजें शुरू से आ रही हैं, लोग इसकी शिकायत भी करते हैं। अब जो पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है, असम में हो रहा है। पश्चिम बंगाल में आप देखिए कि अभी वहां पे इतने लोगों के नाम कट रहे हैं, लाखों लोगों के नाम कट रहे हैं वो, और ये चीज कोई नहीं देख रहा अभी। अब जैसे ही चुनाव हो जाएगा और बीजेपी वहां अगर मान लीजिए जीत भी गई, तो जो राजनीतिक पंडित हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो बीजेपी की तारीफ करने लगेंगे। लेकिन अभी जो चीजें हो रही हैं चुनाव आयोग के साथ मिलके, और वहां जो प्रशासन काम कर रहा है, तो वो उस पर भी तो ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक बात है। आप जब निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा, तो फिर उसका मतलब क्या चुनाव होने। लेकिन सौरभ भाई समझ में नहीं आता है। फिर देखिए, अब चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल उठ रहा है, एजेंसियों की निष्पक्षता पे सवाल उठ रहा है, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज सा नजर आ रहा है। तो ऐसे में हम और आप क्या करें? हम और आप क्या कर सकते हैं? हम तो अपनी आवाज उठा रहे हैं, जब तक चैनल है तब तक उठा रहे हैं। कल मैंने एक वीडियो करी थी पवन खेरा की पीसी पे, अपने दूसरे चैनल पे, तो वो वीडियो डिलीट कर दी गई, ये भी हुआ कल। तो ये सब कुछ चल रहा है। कई लोगों के एक्स अकाउंट डिलीट हो रहे हैं, फिर उनको दिल्ली हाई कोर्ट तक दौड़ना पड़ रहा है। तो ये एक, आपको नहीं लगता एक ऐसा संकट है इस समय पे? अब व्यक्ति की आजादी पे भी है ये लोकतंत्र पे भी है, और ये संवैधानिक अधिकारों पे एक बड़ा संकट है। उसको कहीं ना कहीं उसको कटलक करने की कोशिश की जा रही है। आपको नहीं लगता है कि ऐसा? देखिए, जब भी कोई भी लोकतांत्रिक देश होता है, उसमें अगर सरकार बहुत मजबूत होती है तो सबसे पहले विपक्ष कमजोर होता है। विपक्ष कमजोर होता है तो मीडिया कमजोर होता है, उसके बाद मीडिया कमजोर होता है, जर्नलिस्ट कमजोर होते हैं, तो फिर जनता कमजोर होती है। तो सबसे जो बड़ी चीज है वो जनता है, कि जनता कमजोर होती जाएगी। वो तो कमजोर कैसी होती जाएगी कि जब जो मिनिस्ट्री मीडिया पूरा कब्जे में है, उसके बाद जो यूट्यूबर हैं या डिजिटल जर्नलिस्ट हैं, आप जैसे हम जैसे, जब उन्हें भी एक तरह से बंद कर दिया जाएगा, तो फिर जनता के पास ऑप्शन क्या बचेगा? उनके पास सही जानकारी कहाँ से आएगी? मैं भी अगर कल मैंने 2 घंटे टीवी देखा, तो मुझे लगता है कि उसमें लग रहा था कि पश्चिम बंगाल में आपने 2 घंटे टीवी देखा? हाँ, देखा, मतलब कहीं मजबूरी में। मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ। देखना पड़ेगा मजबूरी में। एक जगह बैठा था, साइलेंट चल रहा था। दरअसल मैं एक हॉस्पिटल में था, मैं देख रहा था कि सामने चल रहा है वो, तो उसमें लग रहा था कि सब कुछ ठीक है। लेकिन फिर जब मैंने सोशल मीडिया पे देखा या किसी डिजिटल जो जर्नलिस्ट हैं उनके देखे, तब लगा कि पश्चिम बंगाल में कितना बवाल चल रहा है अभी, और कितनी लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, कितने लोगों के नाम कटे हैं। तो ऐसे ही जैसे टीवी से हमें कुछ पता नहीं चलेगा, फिर जो जर्नलिस्ट हैं डिजिटल वाले, उनसे थोड़ा पता चलेगा। जब वो बंद हो जाएंगे तो जनता के पास ब्लैंक हो जाएगी, बिल्कुल उसके पास सूचनाएं नहीं आएंगी बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा खतरा है, और उसका शिकार हम आप तो होंगे ही, और हमारी आपकी तो रोजी रोटी पे संकट है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान होगा जनता का, और जनता को इसलिए सपोर्ट करने की जरूरत है। जो आजाद पत्रकार हैं या डिजिटल जर्नलिस्ट हैं, जैसे कि आपका, हमने सुना कि आपका वीडियो डिलीट कर दिया। हाँ, अभी तो वीडियो डिलीट किया, इससे पहले 2.5 साल पुराना एक चैनल भी हमारा डिलीट किया गया था। कितनी मतलब हिम्मत है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक IAS अफसर, और वो देख रहे होंगे किसी वो कितना टाइम अपना खराब कर रहे होंगे कि ये वाला अच्छा ऐसे है, इसे डिलीट करना है, इसे डाउन करना है, ये अकाउंट उड़ाना है।
तो और उनकी सैलरी किससे जा रही होगी? हमारे और आपके टैक्स से। नहीं, मेरे पास तो एक बार नोटिफिकेशन भी आया, ये अब चूंकि आपने जिक्र कर दिया आईएएस अफसरों का, तो मैं आपको बता दूं, नोटिफिकेशन आया बकायदा कि आपके इस वीडियो को टेक डाउन किया जाएगा। तो मैंने कहा कि भाई टेक डाउन किया जाएगा तो ठीक है, लेकिन आप मुझे अपनी बात रखने का मौका दें। और अगर आप कहें तो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को मैंने कहा मेल किया, मैंने कहा अगर आप कहें तो मैं आ जाता हूं उनके कार्यालय। तो उन्होंने कहा नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिंक आई 3 दिन बाद मेरे पास। मैं उसमें बैठा, 3 अधिकारी बैठे उनके, उसमें एक सेंथिल साहब भी थे, आईएएस अधिकारी थे, बड़े अच्छे आदमी थे, हैं मतलब अभी भी हैं, वहीं कार्यरत थे उस समय होता। तो बातचीत होनी शुरू हुई, तो मैंने उनको अपने तथ्य दिए, अपने तर्क दिए, और तकरीबन हमारी 10 मिनट तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चली, बहुत अच्छे माहौल में, बहुत खुशनुमा माहौल में। और फिर सेंथिल साहब ने एक बात कही कि आप मेल डाल दीजिए हमें, और हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद से हमने मेल डाल दिया, हमने बता दिया कि भाई ये तर्क है, और उस वीडियो को टेक डाउन नहीं किया गया। तो इसके लिए मैं शुक्रगुजार भी हूं भाई। अब देखिए, जो चीज जैसे है मैं उस तरीके से बताता हूं। आप वीडियो बिना कहे उड़ा दोगे तो दिक्कत होगी। आप हमें हमारा पक्ष रखने का मौका दोगे, हमें खुशी होगी, हम आएंगे, तर्कों के साथ अपनी बात रखेंगे। अगर हमारे तर्क गलत हों, वाजिब ना लगे, तो फिर आप एक्शन लो, कोई बात नहीं। लेकिन आज के दौर में तो हम खुद ही तमाम तथ्यों को ठोकते हैं, बजाते हैं, उसके बाद जाकर के उस बोलते हैं। अब आपके मुख्यमंत्री अगर इस तरीके की भाषा का प्रयोग करेंगे तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि देखो देखो कितने मर्यादित हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भगवान के अवतार हैं, और उनके भक्त हैं, और ऐसा लगता है जैसे राम जी बसते हो हिमंता के अंदर। ये तो नहीं बोल सकते। उम्मीद तो करेंगे ना उनसे कि एक तो बहुत ज्यादा बीजेपी को अपने आप को संस्कारी पार्टी कहती है, हाँ, और संस्कृति और सभ्यता की बात करती है, तो उसके मुख्यमंत्री अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे तो सवाल तो उठेगा। वो भाजपा कोई और भाजपा हुआ करती थी सौरभ भाई। अब तो इस बीच की उम्मीद की खबर थोड़ी ये थी कि जो अभी कुछ एक्स अकाउंट डिलीट किए गए थे, हाँ, उन्हें फिर से हाई कोर्ट ने रिस्टोर किया है। हालांकि वो जो ट्वीट थे वो उस पर नहीं, उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि जिन ट्विटर अकाउंट्स की बात हो रही है उन ट्वीट्स में बहुत कुछ ऐसा था जो प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं लिखा जाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं वो, मेरे और सौरभ भाई के भी हैं। तो निमो यादव के या प्रतीक शर्मा के बहुत सारे ऐसे ट्वीट जो निमो यादव के पीछे हैं, जो चेहरा है वास्तविक, उनके बहुत सारे ट्वीट से या उनकी भाषा से या उनके स्पेसेस में जिस तरीके की बातें होती है, मैं सहमत नहीं हूं, कतई और कतई तौर पर नहीं हूं। क्योंकि प्रधानमंत्री है भाई, उस पद की गरिमा है, उस पद की गरिमा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हां, लोकतंत्र है, पक्ष रखने का मौका सबको मिलना चाहिए। सौरभ भाई, चलते चलते एक आखिरी सवाल। असम में ये जो बौखलाहट है हिमंता की, क्या आपको नहीं लगता कि ये बौखलाहट इसलिए भी है क्योंकि चुनावी समीकरण भी कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? देखिए, चुनावी समीकरण तो बहुत गड़बड़ है, लेकिन जैसे कि उन्हें उम्मीद है चुनाव आयोग से, ऐसी मुझे भी उम्मीद है कि वो जीत जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा है उनमें भी। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इतना ही कोशिश कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में भी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी बहुत नीचे है टीएमसी से, लेकिन उसे अभी जो कल से वो आने शुरू हो गए हैं, एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं, तो उसमें भी बीजेपी को कई जगह जीतते हुए दिखा रहे हैं, कई जगह बराबर की टक्कर दिखा रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस तो खैर चुनाव आयोग नहीं दिया, तो मुझे उम्मीद बहुत ज्यादा है नहीं कि निष्पक्ष चुनाव होंगे। और मुझे लगता है कि हो सकता है कांग्रेस फिर से बीजेपी सरकार बना ले वहां पे, जबकि जनता खिलाफ है तब भी। चलिए, अब जाहिर सी बात है, जब चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे ही सवाल खड़ा हो जाए तो फिर हम और आप कर ही क्या सकते हैं? इतना ही कर सकते हैं कि अपने आवाज को बुलंद करते रहें और आपके हक और हकूक की बात करते रहें। वो हमारा वायदा है आपसे, हम हमेशा करते रहे हैं, करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए हम दोनों को इजाजत। देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बहुत शुक्रिया।